गुड मॉर्निंग दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। आप सबका लक्ष्यपुर जीएस चैनल में आप सबका स्वागत है। तो हम लोग अभी तक पढ़ चुके थे एडवेंट ऑफ यूरोपियंस कंपनीज इन इंडिया। ये चैप्टर हमारा समाप्त हो चुका था। ठीक है, आज से हम एक नए चैप्टर का शुरुआत करेंगे जिसका नाम है एक्सपांशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। कैसे ब्रिटिश अंग्रेजों की सरकार बढ़ती है और उनका कैसे एकीकृत होता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे जो है बैटल ऑफ प्लासी, जो 23 जून 1757 को हुआ था। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं बैटल ऑफ प्लासी। आज हम लोग पढ़ेंगे बैटल ऑफ प्लासी। ठीक है, कब हुआ था ये? 23 जून 1757 में। ठीक है, अब हम लोग ये पढ़ेंगे कि ये किसके किसके बीच हुआ था। ठीक है, ये हुआ था सिराजुद्दौला बिटवीन सिराज उल दौला एंड इंग्लिश के बीच हुआ था। इंग्लिश की तरफ से जो लड़ रहे थे, ठीक है, वो थे रॉबर्ट क्लीव। ठीक है, अब इनके इनके बीच हुआ था। तो इस बैटल ऑफ प्लासी का जो कारण था, मेन कारण था, वो अब हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, रीजंस फॉर द वार, रीजंस फॉर द ठीक है, इसका जो सबसे जो पहला रीजन था वो था फोर्टिफिकेशन ऑफ द फोर्ट विलियम्स। दूसरा जो था, वॉल पे, दीवारों पे गन बंदूक रखना। फिर जो तीसरा था गिविंग शेल्टर, किसको? टू कृष्ण बल्लभ। ये कौन थे? ऑफिशियल ऑफ नवाब। फाउंड ऑफ फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज।
ठीक है। तो ये बैटल ऑफ प्लासी 23 जून 1757 को शुरू हुआ, किसके किसके बीच में, बिटवीन सिराजुद्दौला, ठीक है, और अंग्रेज के बीच में। अंग्रेज की तरफ से कौन लड़ रहे थे, रॉबर्ट क्लिव। अब इस युद्ध का, इस बैटल का सबसे बड़ा जो कारण रहा, ठीक है, फोर्टिफिकेशन ऑफ द फोर्ट विलियम। फोर्ट विलियम आप जानते हैं कि बंगाल में एक सेटलमेंट अंग्रेजों का था, ठीक है। तो उस सेटलमेंट को ये चारों तरफ से घेरने लगे। जैसे कि मान लीजिए कि ये हमारा घर हो गया, ये हमारा घर हो गया, ठीक है। अब इस चारों तरफ से हम यहाँ से बाउंड्री कर दे, इसको सुरक्षित करने लगे कि ताकि हम पर कोई हमला ना कर पाए, ठीक है। तो इसको कहते हैं हम फोर्टिफिकेशन। अब दूसरा जो कारण था, इस वाल पर जो ये फोर्टिफिकेशन जो हो रहा था, इस पर हम बंदूक रखने लगे कि अगर बाई चांस कोई हमला करता है तो हम इसको जवाब दे सके। जो तीसरा जो कारण था, अंग्रेज जो थे वो कृष्ण बल्लभ को श्रेय दे रहे थे, शरण दे रहे थे। ये कृष्ण बल्लभ कौन थे, ठीक है, ये नवाब के एक ऐसे ऑफिशियल थे, ठीक है, जो पैसे की हेरा फेरी के लिए इनको गुनहगार ठहराया गया था, और ये जाकर को अंग्रेज के शरण में गए और अंग्रेज इनको शरण दे। तो इसके कारण जो नवाब थे सिराजुद्दौला साहब जो थे, ये उनको क्रोध आया कि ये अगर ये हमारे हैं, ठीक है, आप हमारे यहाँ रह रहे हैं और हमारे दुश्मन को आप पनाह दे रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कारण था। जो फिर उसके बाद जो चौथा जो कारण था, घसेटी बेगम कर कोई एक थी वहां पे बंगाल में, ठीक है, वो जो वहां की राजा बनना चाहती थी, और अंग्रेज इनको सपोर्ट कर रहे थे कि यहाँ सिराजुद्दौला साहब को हटा कर को इनको राजा बनाया जाए। जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो कारण था वो मिसयूज था और मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ रॉयल, जो दस्तक 1717 में फारूक सियार ने अंग्रेजों को दिया था, उसका गलत उपयोग करने लगा गया। वो कहते थे कि उनका जो भी कंपनी के जो ऑफिशियल्स थे, जो सोल्जर्स थे, वो अपने निजीगत व्यापार के लिए उसका इस्तेमाल करने लगे और वो कस्टम ड्यूटी नहीं देते थे। तो ये हो गया इनका रीजंस। अब हम आगे पढ़ेंगे कि ये वार कैसे आगे आगे बढ़ता है, आप इसको नोट कीजिए। तो इस वार का प्रोग्रेस कैसा होता है, देखिए, प्रोग्रेस ऑफ वार। किसके किसके बीच हो रहा होता है,
ठीक है। तो ये हम लोगों ने देखा कि बैटल ऑफ प्लासी था 23 जून 1757 से शुरू हुआ, ठीक है। किसके किसके बीच? सिराज उद दौला साहब और अंग्रेज के बीच में हुआ। तो इस बैटल का प्रोग्रेस कैसे होता है, देखिए, सिराज उद दौला साहब और अंग्रेज के साथ से हो रहा था। अंग्रेज के तरफ से कौन लड़ रहे थे? लॉर्ड क्लीव, रॉबर्ट क्लीव लड़ रहे थे, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि देखिए, इस बैटल से हमें यह सीखने को मिलता है कि हम कितने भी मजबूत हो, लेकिन जब तक हमारे घर के लोग ही जब तक हमारा साथ ना दे, ठीक है, हम कुछ नहीं कर सकते। और बड़े बड़े लड़ाइया में भी देखे होंगे आप, ठीक है, कि घर के वेदी ही लंका ढाए। तो इसमें यही होता है। आप रामायण में भी देखे होंगे कि रावण का हारने का कारण ये नहीं था कि उन्होंने सीता का हरण किया था। रावण का सबसे हारने का कारण ये था कि विभीषण राम जी से जाकर को मिल गए और जाकर को वो सारा भेद लंकेश का, रावण का और मेघनाथ का पूरा भेद वो बताते गए, जिसके कारण राम जी को बहुत आसानी हुआ रावण को हराने में। ठीक उसी तरह रॉबर्ट क्लीव ने क्या किया कि मीर जाफर जो थे, ठीक है, इनके सिराज उद दौला के वो कमांडर थे, ठीक है। और सिराज उद दौला को कमांडर थे, ये इनको अपने तरफ खींच लिए। ये सीक्रेट अलायंस किया गया। रॉबर्ट क्लीव, मीर जाफर, जगत सेठ, ओमित चंद और राय दुर्लभ, ठीक है। जगत सेठ जो थे ये एक फाइनेंशियल बैंकर थे उस वक्त के। मीर जाफर, जगत सेठ, ओमित चंद और राय दुर्लभ साहब थे, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, रॉबर्ट क्लीव, इनके जो सेना थे ज्यादा करके लोगों को अपने तरफ खींच लिया, ठीक है। तो ये जब ज्यादातर को खींच लिए गए और मीर जाफर को कहा गया कि आपको नवाब बना दिया जाएगा, तो मीर जाफर साहब लालच में आ गए और अंग्रेज के साइड चले गए। तो जब बैटल फील्ड में गया गया तो सिराज उद दौला साहब देखे कि यहाँ तो उनके जितने भी लोग हैं वो अंग्रेज के साइड हो गए। तो ये बैटल, लड़ाई शुरू होने से पहले ये हार गए और यहाँ से वो भाग गए। फिर उसके बाद इसका एक परिणाम क्या हुआ कि अंग्रेज तो ये जीत गए और मीर जाफर साहब को इनको नवाब बना दिया गया। कहाँ का? बंगाल का नवाब बना दिया गया। और बदले में मीर जाफर ने क्या किया कि अंग्रेजों को ढेर सारा पैसा दिया और 24 गांव का इनको जमींदार बना दिया गया अंग्रेज को, ठीक है। तो ये वार का प्रोग्रेस हुआ, ये रिजल्ट। अब हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे कि इसका सिग्निफिकेंस क्या था भारत के ऊपर और ये किस तरह से आने वाले अंग्रेज के रास्ते को तय करता था, ठीक है। तब तक आप लोग लिखिए। अब हम लोग पढ़ेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ बैटल, ठीक है। तो इस युद्ध का सिग्निफिकेंस क्या है, महत्वपूर्ण क्या था, ठीक है। सिग्निफिकेंस, सबसे पहले जो सिग्निफिकेंस जो हुआ, ठीक है, ये इट लेड द फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश तो अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे कि उनका
बैटल ऑफ प्लासी का रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट ये हुआ कि अंग्रेज जीत गए, मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया, और मीर जाफर साहब ने अंग्रेज को बहुत सारा धन दिया, पैसा दिया, और 24 गांवों का उनको जमींदार बना दिया गया। अब इस बैटल ऑफ प्लासी का इनका रिजल्ट ये होने के कारण इस पर इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है? इसका सिग्निफिकेंस ये होता है कि बैटल ऑफ प्लासी जो होता है ब्रिटिश एम्पायर का वो एक नींव रख देता है, ठीक है, कि यहाँ से ब्रिटिश एम्पायर का नींव रखा जाता है और यहाँ से ब्रिटिश एम्पायर अपना राज शुरू करना चालू करती है, ठीक है, जैसे कि फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, और यहाँ से ब्रिटिश राज शुरू हो जाता है। फिर जब आप देखिएगा कि सिराजुद्दौला साहब उस वक्त बहुत नामी राजा थे, नवाब थे, लेकिन उसके बावजूद भी ये हार गए क्योंकि मीर जाफर साहब अंग्रेज की तरफ चले गए, और इसके कारण ब्रिटिश आर्मी का सुपरमेसी एस्टेब्लिश कहाँ हो गया? कहाँ? बंगाल में। क्यों हो गया? क्योंकि उस वक्त ब्रिटिश आर्मी के सामने कोई और टिक नहीं पा रहा था। इनका जो नाम था बहुत गुना ज्यादा बढ़ गया, और सबसे बड़ा जो इसमें कारण हुआ कि इंग्लिश जो थे, अंग्रेज जो थे, नवाब के दरबार में इनको पोस्टेड कर दिया गया कि कोई भी अंग्रेज नवाब के दरबार में अब रहने लगेगा। इससे ये क्यों हुआ? क्योंकि मीर जाफर साहब वो तो पहले कठपुतली बन चुके थे, तो इसीलिए इनके कोर्ट में अंग्रेज को दाखिला मिल गया, और यहाँ से ब्रिटिश एम्पायर का शुरुआत होता है। और इसके बाद होता है बैटल ऑफ बक्सर, जो अगर कहा जाए कि बैटल ऑफ बक्सर अगर न्यू रखता है, बैटल ऑफ प्लासी अगर न्यू रखता है, तो बैटल ऑफ बक्सर जो रहता है वो पूरा कंटेंडर बना देता है अंग्रेज को कि अब ये पूरे भारत पर रूल करने के लिए पूरी तरह से काबिल हो चुके हैं, ठीक है। अब ये होता है हमारा बैटल ऑफ प्लासी खत्म होता है, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे बैटल ऑफ बक्सर, तब तक आप इसको लिखिए। तो ये था हमारा बैटल ऑफ प्लासी, खत्म हो गया 1757, 23 जून 1757। अब हम लोग पढ़ेंगे बैटल ऑफ बक्सर। इसके क्या कारण थे, इसमें किन के साथ युद्ध हुआ, इसका रिजल्ट क्या हुआ, और आने वाले समय पर अंग्रेजों को किस तरह रास्ता खोल के दिया, ठीक है। तो आइए अब हम पढ़ते हैं बैटल ऑफ बक्सर। कब हुआ था? अक्टूबर 1764, ठीक है। इसका कारण क्या क्या था? रीजन फॉर वॉर,
तो अब हम हैं बैटल ऑफ बक्सर, ठीक है। बैटल सर शुरू हुआ था 22 अक्टूबर 1964, ठीक है। इस जो मेन जो कारण था हुआ था बैटल ऑफ बक्सर का, वो जो राम नारायण थे, ठीक, नाम नारायण करके थे इंसान, डेप्यूटी गवर्नर थे काजिम, बिहार के डेप्यूटी गवर्नर थे, और ये बनना चाहते थे नवाब, और अंग्रेज इनको सपोर्ट कर रहे थे नवाब का कुर्सी देने के लिए, नवाब बनाने के लिए। लेकिन उस वक्त के जो नवाब थे मीर काजिम, वो मीर काजिम जो थे ये मीर जाफर साहब के दामाद थे, ठीक है, सन इन लॉ ऑफ मीर जाफर। कौन थे? मीर जाफर के ये दामाद थे। तो ये उस वक्त के अपना कैपिटल ये मुंगेर में उस वक्त तक वो शिफ्ट कर लिए थे। और नाम नारायण थे, वो डेप्यूटी गवर्नर थे इनके। ये फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज के लिए इन पर इल्जाम लगा कि आप पैसों का हेरा फेरी कर रहे हैं और आप नवाब को धोखा दे रहे हैं और आप खुद नवाब बनना चाहते हैं। इसीलिए अंग्रेज इनको सपोर्ट करने लगे। मीर काजिम साहब जो थे, वो जो रॉयल फरमान जो 1717 में जो निकाला गया था, उसका वो इनका दुरुपयोग कर रहे थे। तो ये चाहते थे कि ये को बंद दिया जाए, जो फरमान ने 1717 में जो जारी किया उसको बंद कर दिया जाए। तो अंग्रेजों को गुस्सा ये क्या है, अरे जी आप कैसे ऐसे बंद कर सकते हैं। तो इन्होंने सोचा कि अगर हम मीर काजिम को हटा कर को इनके जगह पर हम किसी और को बैठाएं जो हमारा कठपुतली और हमारे कहने पर नाचे। तो इन्होंने क्या किया, नाम राम नारायण को अपना सपोर्ट देना शुरू कर दिया। इन्होंने कहा कि हम आपको नवाब बनाएंगे। ये मीर काजिम साहब को लगा खराब। उसके बाद तो मीर काजिम साहब ने क्या किया, अपना एक अलायंस बनाया। किसके बीच? मीर काजिम, नवाब ऑफ अवध उस वक्त ये थे शुजा उद दौला। कौन थे? शुजा उद दौला, ठीक है, शुजा उद दौला थे। और शाह आलम के बीच इन्होंने अपनी संधि बनाई और संधि और अंग्रेज पर अटैक किया, ठीक है। तो उस वक्त अंग्रेज की तरफ से जो लड़ रहे थे वो हेक्टर मुनरो थे, ठीक है। और फिर भी उसके बाद ये तीनों के तीनों हार जाते हैं, ठीक है, तीनों के तीनों हार जाते हैं और अंग्रेज जीत जाते हैं। इसमें सबसे जो गौर करने वाली ये बात है कि अभी तक हम देख रहे थे कि बैटल ऑफ प्लासी एक सिर्फ बंगाल के ये एक मतलब क्षेत्रीय राजा से लड़ाई हो रही थी। लेकिन इसमें देखिएगा कि तीन राजा एक साथ मिलकर को अंग्रेज को नहीं हरा पा रहे हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, जो शाह आलम टू थे उस वक्त के एम्पायर ऑफ इंडिया थे, इंडिया के, भारत के ये एम्पायर थे। पूरे भारत के ये राजा थे। तो ये भी मिल गए, उसके बाद भी अंग्रेज जीत जाते हैं, ठीक है। तीन राजाओं मिलकर को एक अंग्रेज को नहीं हरा पाए, ठीक है। तो इसके कारण इनका जो सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा होता है। और आगे चल को कहा जाता है बैटल ऑफ प्लासी ये न्यू रखा, ठीक है। तो बैटल ऑफ बक्सर ये पूरा क्लियर कर दिया कि अब अंग्रेज भारत पे रूल करेंगे, इनका आना तय है, ठीक है। तो ये लिखिए, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रिजल्ट और सिग्निफिकेंस। अब इसका रिजल्ट, ठीक है। तो रिजल्ट में क्या हुआ, नवाब ऑफ अवध एम्पायर ऑफ इंडिया got defeated. मेड इंग्लिश अंग्रेज को ग्रेट पावर
तो इसका रिजल्ट क्या हुआ बैटल ऑफ बक्सर का, कि जो नवाब ऑफ अवध थे और एम्पायर ऑफ इंडिया उस वक्त के जो थे शाह आलम टू, तीनों ने एक साथ एक साथ मिलकर लड़ा अंग्रेज से, और ये तीनों के तीनों एक साथ हार गए। तो ये जब नवाब एम्पायर ऑफ इंडिया एक साथ जब जब तीन राजा मिलकर कोई एक आदमी से जब हार जाता है, तो उस एक आदमी की जो प्रेस्टीज होती है, जो नाम होती है, जो शोहरत होती है, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, और इसीलिए अंग्रेज को ये ग्रेट पर एक बहुत ज्यादा मजबूत दल के रूप में देखने लगा। और यहाँ से ये साबित हो जाता है कि अंग्रेज जो थे अब ये पूरे भारत पर कंट्रोल करने के राह पर चल चुके थे, और अब इनको रोकने वाला कोई नहीं था। ठीक है, और अंग्रेज बैटल ऑफ बक्सर के लिए जीतने के बाद इनको बंगाल में वो ड्यूटी फ्री ट्रेड, मतलब कोई इनको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, कोई कस्टम ड्यूटी नहीं देना पड़ेगा, कोई एक्साइज ड्यूटी नहीं देना पड़ेगा, और ये अपना ड्यूटी फ्री ट्रेड बंगाल में ये कर सकते थे। ठीक है, मतलब जिससे व्यापार से जो सरकार की जो राजा, वहां के जो राजा के जो कमाई हो रहे थे, कि उनको जो कर मिल रहे थे, अब वो उनको नहीं मिलेगा। अंग्रेज जिस तरह से चाहे उस तरह से अपना व्यापार कर सकते थे। और ये बैटल ऑफ बक्सर समाप्त होता है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के साथ 1765 इलाहाबाद के संधि के साथ। अब आप ये लिखिए, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में ऐसा क्या क्या था कि आगे ये पूरी तरह से एम्पायर ऑफ इंडिया को पूरा तरह से खत्म कर दिया जाता है। ठीक है, ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद कब हुआ था? अभी हम लोग पढ़े थे 1765 में। किसके किसके बीच हुआ था? बिटवीन नवाब ऑफ अवध, कौन थे? शुजा-उद-दौला, प्लस शाह आलम टू एंड रॉबर्ट क्लिव के साथ। ठीक है, अब शाह आलम के साथ इन्होंने क्या, शुजा-उद-दौला के साथ क्या किया था? शाह आलम टू
ठीक है। तो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुआ। अंग्रेजों ने दो आदमी से ये इस संधि के तहत समझौता किया। एक तो जो थे नवाब ऑफ अवध शुजा-उद-दौला साहब, दूसरा थे भारत के एम्पायर ऑफ इंडिया शाह आलम टू। तो इन्हें शुजा-उद-दौला और अंग्रेज की तरफ से कर रहे थे रॉबर्ट क्लीव। तो शुजा-उद-दौला की तरफ से इन्होंने संधि क्या किया, इन्होंने कहा कि शुजा-उद-दौला साहब इलाहाबाद और कारा जो जगह है वो शाह आलम टू को दे देंगे, ठीक है, सरेंडर कर देंगे इलाहाबाद और कारा। और कंपनसेशन, जो वार की कंपनसेशन थी, जो ये बैटल हुआ, जो युद्ध हुआ, जंग हुआ, ठीक है, उसके कंपनसेशन, उसका भरपाई करने के लिए शाह शुजा-उद-दौला 50 लाख रुपया देंगे, ठीक है। और उसके बाद बलवंत राय, वो बनारस के जो एग्जार थे, ये पूरा जमीन उनको वापस किया, ठीक है। और इसमें शुजा-उद-दौला कोई हस्तक्षेप नहीं है। तो देखिए बैटल ऑफ बक्सर का ट्रीटी बात के तहत इनको इलाहाबाद और कारा आलम टू को देना पड़ा। 50 लाख का कंपनसेशन अंग्रेज देना पड़ा। बलवंत उनकी अपनी बनारस थी, उनको लौटा, ठीक है। अब यही जो है, अब हम लोग पढ़ेंगे कि शाह आलम टू के साथ इन संधि ये ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हम लोग के साथ। अब हम लोग पढ़ी सन के क्या संधि रखा गया, ठीक है। तो शाह आलम ठीक है। तो अब देखिए शाह आलम टू जो थे ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद
इलाहाबाद के संधि के तहत जो 1765 में हुआ था, उसके परिणाम ये हुए कि शाह आलम साहब को ये मंजूरी लेना पड़ा कि ये इलाहाबाद में रहेंगे, ठीक है, किसके, वो भी कंपनी के प्रोटेक्शन में, मतलब अंग्रेजों के प्रोटेक्शन में। अब देखिए, पहले अंग्रेज को यहाँ के राजा प्रोटेक्शन देते थे, अब जो है कि राजाओं को अंग्रेज प्रोटेक्शन देने लगे। ये देखिए कैसा बदलाव आ रहा है बैटल ऑफ बक्सर के बाद, ठीक है। तो जो शाह आलम थे, भारत के जो एम्पायर थे, पूरे भारत के उस वक्त के राजा थे, वो अब कंपनी के प्रोटेक्शन में रहने लगे इलाहाबाद। और इनको फरमान एक जारी करना पड़ा कि ठीक है, बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए कि ये पूरी तरह से ट्रेड जो है वो मुफ्त में कर सकते हैं, और इसके बदले में जो अंग्रेज हैं इनको 26 लाख रुपया पर प्रति साल देगा कि ये बंगाल, बिहार और उड़ीसा में जितने भी है, ठीक है, ये अपना व्यापार करेंगे और 26 लाख रुपया इनको शाह आलम टू को अंग्रेज इनको देंगे। फिर उसके बाद में 53 लाख रुपया शाह आलम टू को कंपनी को देना पड़ेगा, किस लिए, निजामत फंक्शन के लिए। ये कौन करेगा निजामत फंक्शन, ये अंग्रेज करेंगे। अब ये निजामत फंक्शन होता क्या है कि देखिए, नवाब जो है पहले क्या था कि ये कर भी यही लगाते थे, मिलिट्री सपोर्ट, सेना भी यही पालते थे, इनका एडमिनिस्ट्रेशन जो था ऑफिसर था फाइनेंस का या मिलिट्री ऑफिसर, चाहे वो रेवेन्यू ऑफिसर, ये इनका ही रहता था, ठीक है। जो पुलिस भी रहता था यही था, जुडिशरी जो रहता था, अदालत वगैरह, वो इनका ही रहता था। अब बक्सर के बाद ये क्या हुआ कि ये जो मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस की जो फंक्शन थी, जो जुडिशरी की फंक्शन थी, अदालतों की कानून की जो फंक्शन थी, ये अंग्रेज बोले कि ये हम करेंगे, ठीक है। इसके लिए आप हमको 53 लाख रुपया सालाना आप हमको देंगे, ठीक है। अब देख रहे हैं ना कि देखिए, बंगाल, बिहार और उड़ीसा का इन्होंने फरमान जारी किया ट्रेड फ्री करने के लिए, जिसके लिए अंग्रेज इनको 26 लाख रुपया शाह आलम टू को देंगे, लेकिन उल्टा 53 लाख रुपया शाह आलम टू को मिलिट्री निजामत फंक्शन के लिए अंग्रेज को देना पड़ेगा। मान के चलिए कि लगभग 23-24 लाख का घाटा इनको अपने पॉकेट से देना पड़ेगा, ठीक है। इसके कारण क्या हो गया कि बंगाल में डुअल गवर्नमेंट, ठीक है, द्वितीय राज स्थापित हो गया, ठीक है। ये द्वितीय राज स्थापित होने के कारण यहाँ के लोगों का, ठीक है, बंगाल के जो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रेकडाउन हो गया, ना शाही लोग सही से रह पा रहे थे, ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो इनका इनकम था वो 26 लाख रुपया था, और जो इनका जो मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन था, ठीक है, उसके लिए इनको 53 लाख रुपया उल्टा देना पड़ता था। उसके बाद राजाओं के वो अपने खर्चे होते हैं, ठीक है, इनके अपने ऑफिसर होते हैं, वो खर्चा सब अलग से, और इनके पास आय का जरिया जो सोर्स था सिर्फ एक ही था कि ये 26 लाख रुपया इनके पास आएंगे और 53 लाख रुपया खर्चा होंगे। तो इसके लिए वहां का एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रेकडाउन हो गया, और जो शाह आलम टू थे अपने लोगों पर कर बढ़ाते गए, जिसके कारण यहाँ की एडमिनिस्ट्रेटिव जो ब्रेकडाउन पूरी तरह से ध्वस्त हो जाती है, और वहाँ के लोगों का रहना और खाना पीना जीना एकदम पूरा सा मुहाल हो जाता है, मतलब मरने की स्थिति आ जाती है। तो ये सब देखते हुए कि वारेन हेस्टिंग 1772 में गवर्नर जनरल बन को आते हैं, ठीक है, और ये ड्यूअल गवर्नमेंट बंगाल से ये खत्म कर देते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग ये पढ़े बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर, ये हमारा बैटल ऑफ बक्सर से खत्म होता है यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग कल पढ़ेंगे वोडिया डायनेस्टी, एंग्लो मैसूर वार, ठीक है, 3 होगा, ठीक है। तो ये आज ये यहाँ तक हम लोग यहीं रखते हैं, और प्लीज आप लोग कमेंट करके ये बताइए कि हमें कहाँ सुधारने की जरूरत है, आपको किस टॉपिक में दिक्कत होती है, अगर कुछ भी है, ठीक है, आप हमें बताइए, उसका सुधार किया जाएगा, आपको समझाया जाएगा। ये ना रखिए कि आप क्योंकि जब तक आप अपने डाउट को क्लियर नहीं कीजिएगा तब तक आपको कंसेप्चुअल क्लियरिटी नहीं आ पाएगा। तो इसके लिए आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कहाँ दिक्कत है और किस जगह पे सुधारने की जरूरत है, हम इस पर काम करेंगे। तो एक शायरी के साथ एक खत्म करते हैं कि ऐ जिंदगी देख मेरे हौसले तुझसे भी बड़े हैं, हर बार गिर कर भी तेरे सामने मुकम्मल खड़े हैं। तो जिंदगी में परेशान नहीं होना है, हमें मजबूती से परेशानियों का सामना करना है, और हमें पढ़ाई करना है और अपने रिजल्ट की तरफ ध्यान देना है। थैंक यू, जय हिंद।